अपने फिल्म उद्योग में कुछ लोग धूमकेतु की तरह आते हैं। वो आते तो बहुत सालों में हैं, परंतु अपनी रोशनी से पूरे संसार को जगमग कर देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी लंबी चौड़ी होती है तो उनका किरदार भी बड़ा होता है। एक से एक फिल्मकार इस फिल्म उद्योग में आए, पर अपनी छाप कोई कोई ही छोड़ कर गया। कुछ तो पत्रकारिता के माध्यम से फिल्म उद्योग में आ गए और उन्होंने अपनी कलम के ज़ोर से फिल्में भी सामाजिक उद्देश्य की बनाई। उनकी फिल्मों में समाज के लिए एक छुपा हुआ संदेश होता था। ऐसे ऐसे कलाकारों को फिल्मों में काम दिया जिनकी कोई खास पहचान नहीं थी। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ देते हुए उन्होंने छोटे पर्दे की अहमियत भी जानी। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वे टीवी के माध्यम से बड़ी कथा भी दर्शकों को दिखा सकते हैं, जबकि फिल्मों में 2.5-3 घंटे में ही अपनी कहानी समेटनी होती थी। तो आया कुछ याद? यदा यदा ही धर्मस्य। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा जी की, जिन्होंने फिल्मों और टीवी की परिभाषा ही बदल कर रख दी। बातें शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर व लाइक करना कतई ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये भी बताएं कि आगामी वीडियो आप किस कलाकार की देखना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की बात। अविभाजित भारत के पंजाब के रोहाना कस्बे में दिनांक 22 अप्रैल 1914 को विलायती राज चोपड़ा व द्रौपदी देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें सब बलदेव राज चोपड़ा अर्थात B.R. चोपड़ा के नाम से जानते हैं। 6 भाई बहनों में बलदेव राज दूसरे नंबर पर थे। वो बहुत ही मेधावी थे। पिता चाहते थे कि बेटा उनकी तरह एक सरकारी ऑफिसर बने। पिता PWD में सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इंग्लिश साहित्य में MA किया। MA करने के बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा। पिता को उम्मीद थी कि बेटा परीक्षा निकाल लेगा, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले बलदेव की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि पूरी तैयारी पर पानी फिर गया। परीक्षा दी, परिणाम आया तो वो फेल हो चुके थे। पिता ने समझाया, खूब तसल्ली दी और कहा कि 6 महीनों के लिए लंदन चले जाएं, तब दोबारा एग्ज़ाम हो तब पेपर दे देना। रोते हुए बच्चे ने जवाब दिया कि अब कभी सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। सरकारी अफसर बनने का सपना चूर चूर हो गया। कॉलेज के दिनों में B.R. चोपड़ा ने वैरायटी अखबार के लिए लिखना शुरू किया। उनका पहला लेख फिल्मों पर था। एक लेख में उन्होंने फिल्म बनाने वालों को ललकारते हुए लिखा, कुछ अच्छा बनाओ, कहानी डालो, समाज को बताओ कि समाज में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं। लेख कलकत्ता भेजा, लेकिन वो छपा नहीं। इसके बाद उन्होंने 3 लेख और भेजे, पर वो भी छपे नहीं। तीसरे हफ्ते उन्हें एक पार्सल मिला जिसमें वैरायटी अखबार था, जिसमें उनके भेजे 3 लेख छपे थे। साथ में संपादक का माफ़ीनामा भी था। उनका हौसला बढ़ा और लिखने का एक सिलसिला शुरू हो गया। सन 1944 में चोपड़ा जी ने न्यू स्टार फिल्म प्रोडक्शन की सीने हेराल्ड मैगज़ीन के लिए लिखने शुरू कर दिया। जब देश विभाजन की तैयारी की शुरू होने लगी तो तनाव बढ़ने लगा, तो चोपड़ा जी ने अपने जालंधर वाले घर में रहना शुरू कर दिया। वहाँ पहले से ही 150 लोग ठहरे हुए थे। एक रोज़ पिताजी के कुछ दोस्तों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की फिल्मों में पैसे लगाने का सुझाव दिया। 5 दोस्त और जुड़ गए और सभी ने मिलकर फिल्म करवट बनाई, जो बुरी तरह पिट गई। B.R. चोपड़ा जी की पूरी कमाई खत्म हो गई। फिल्म निर्माण में नुकसान होने के बाद चोपड़ा जी ने तय किया कि अब वो अखबार में काम करेंगे। तब हिंदुस्तान अखबार के संपादक उनके अंकल दुर्गादास थे। चिट्ठी लिखी तो जवाब मिला, मुंबई आ जाओ, लेकिन हार कर मत आना। B.R. चोपड़ा सोच में थे कि अब क्या किया जाए। वो पेरिसियन कैफ़े में चाय पी रहे थे तो उन्हें आवाज़ आई, अरे चोपड़ा, क्या कर रहे हो? उन्होंने थकी सी आवाज़ में कहा कि वो चाय पी रहे हैं। उस इंसान ने दोबारा फिर कहा कि क्या कर रहा है तू? इस बार चोपड़ा साहब झुंझला गए और बोले, कर ही क्या सकता हूँ, ना पैसा है, ना धेला है, ना अनुभव है, कहाँ से करूँ कुछ। इस पर उस इंसान ने जवाब दिया, एक काम कर,
कुछ तो कर, स्टोरी ही ले ले कम से कम। वो इंसान थे आईएस जौहर, उस जमाने के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन। उस कहानी पर बी.आर. चोपड़ा ने लाहौर में फिल्म चांदनी चौक बनानी शुरू की। शूटिंग शुरू हुई पर देश विभाजन के दंगे ऐसे भड़के कि शूटिंग बंद करनी पड़ी। वो मुंबई जाकर बसे, जहां दोस्तों की सलाह पर उन्होंने दोबारा फिल्म मेकिंग शुरू की। दो नाकामयाबी के बाद सन 1951 की उनकी बतौर डायरेक्टर फिल्म अफसाना चल निकली। इस फिल्म में अशोक कुमार ने डबल रोल निभाया था। कहा तो ये भी जाता है कि डबल रोल का ट्रेंड इसी फिल्म से शुरू हुआ। ये फिल्म पहले दिलीप कुमार को ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जज के रोल में वो फिट नहीं बैठेंगे। यहीं से बी.आर. चोपड़ा जी का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने विधवा विवाह पर सन 1956 में फिल्म एक ही रास्ता बनाई थी। बी.आर. चोपड़ा जी की फिल्मों की ये खास बात थी कि उनकी फिल्में सामाजिक संदेश देती थी। वो मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को एक सामाजिक संदेश भी देते थे। एक दिन चोपड़ा साहब अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी अचानक एक आदमी आकर उनके पैरों में गिर गया। जब उन्होंने वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं छोटे से गांव का हेडमास्टर हूं। मेरी बेटी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। बदकिस्मती से 3 महीने बाद ही उसके पति की मौत हो गई। मैं उसे घर ले आया। हम लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। हमें लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई। खाना पीना भी लगभग बंद कर दिया था। एक दिन मेरे स्कूल का दूसरा टीचर आया और कहा, चलो तुम्हें सिनेमा ले चलूँ। मैंने कहा, मेरी बेटी विधवा है, मैंने सिनेमा देखना छोड़ दिया है। उसने कहा कि कब तक छिपोगे, कभी तो बाहर निकलो। कहानी सुनाते हुए उसने कहा कि साहब मैं पिक्चर देखने चला गया। फिल्म थी हमराज। उसमें एक गाना था, ना मुँह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। घर आकर मैंने बेटी से कहा कि ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। उस शख्स से कहा, मैंने फिल्में देखी और अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा दी। आज वो बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ। सन 1950 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला का प्रेम अपने चरम पर था। सन 1955 में रिलीज फिल्म इंसानियत के प्रीमियम पर दोनों ने साथ पहुंचकर अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी थी। हालांकि ये खबरें भी थी कि मधुबाला के पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं। फिर 1956 में खबरें आईं कि दोनों शादी कर सकते हैं। दिलीप कुमार जी ने शर्त रखी कि शादी के बाद मधुबाला फिल्मों में काम नहीं करेगी। शादी के बाद आय का स्रोत बंद होने के डर से मधुबाला के पिता अताउल्ला खान इस शादी के सख्त खिलाफ थे। मधुबाला पर कई पाबंदियां लगाई गई और उन्हें दिलीप कुमार से अलग अलग रखे जाने के लिए कहा जाने लगा। इसी दौरान बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को 32,000 रुपये का साइनिंग अमाउंट देकर अपनी फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार के साथ साइन कर लिया। 15 दिन की शूटिंग मुंबई में हुई। इसके बाद आगे की शूटिंग भोपाल में होनी थी। जब ये मधुबाला के पिता तक बात पहुंची तो उन्होंने वहां से भेजने से साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि मधुबाला के करीब रहने के लिए ये दिलीप कुमार जी की एक चाल है। पिता के दबाव में मधुबाला को मानना पड़ा, लेकिन इस बात से फिल्म के प्रोड्यूसर व डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए। उनका नाराज होना भी जायज़ था, क्योंकि वो साइनिंग अमाउंट दे चुके थे। तब बी.आर. चोपड़ा जी ने मुंबई के गिरगांव के कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत कर दी। धोखाधड़ी और अनुबंध तोड़ने का आरोप लगाते हुए 32,000 रुपये वापस मांगे। उस समय बी.आर. चोपड़ा वैरायटी मैगजीन के संपादक भी थे। उन्होंने इस विवाद पर मैगजीन में 2 पेज का लेख भी लिखा। साथ ही उन्होंने पत्रिका में मधुबाला के फोटो को लाल काटने का निशान लगाकर छापा और लिखा, उनकी जगह वैजंती माला फिल्म की हीरोइन होगी। मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला और मधुबाला की खूब बदनामी हुई। जब सुनवाई शुरू हुई तो मधुबाला को कटघरे में खड़ा किया गया। गवाह के तौर पर दिलीप कुमार को बुलाया गया। मधुबाला को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार उनका साथ देंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने सबके सामने कहा कि मधुबाला पिता के डर से भोपाल नहीं आई। अपने खिलाफ गवाही सुनकर मधुबाला टूट गई। केस पूरे 4 महीने चला, पर बाद में बी.आर. चोपड़ा जी ने केस वापस ले लिया।
विवाद खत्म होने के बाद मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। B.R. चोपड़ा की फिल्मों में सामाजिक उद्देश्य सबसे ऊपर रहते थे। फिल्म नया दौर में उन्होंने इंसान और मशीन की जंग दिखाई थी। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। एक रोज़ चोपड़ा जी के दफ्तर में प्रधानमंत्री के ऑफिस से चिट्ठी आई। ऑफिस के लोग चिट्ठी देखकर घबरा गए। जब पत्र खोला गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा, डियर चोपड़ा, लंदन के प्रिंस एडनबर्ग फिलिप भारत आए हुए हैं। उन्हें गांव का जीवन दिखाने के लिए एक फ़िल्म दिखाई जानी थी। किसी ने सुझाया कि नया दौर दिखा दो। मैंने सोचा 15 मिनट तक उन्हें फ़िल्म दिखा दूंगा, लेकिन जब फिल्म चली तो मैं बिना पूरी फिल्म देखे उठ नहीं सका। दरअसल पंडित नेहरू भी कलाकारों और कलाकृतियों का बहुत ही सम्मान करते थे। सन 1978 में B.R. चोपड़ा जी ने एक फिल्म बनाई, पति पत्नी और वो। इसमें संजीव कुमार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में एक गाना था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसमें संजीव कुमार को बिना कमीज़ के बच्चे के साथ बैठकर नहाना था। बिना कपड़ों के बैठने में संजीव कुमार का पेट काफ़ी बड़ा दिख रहा था। उन्होंने एक दिन B.R. चोपड़ा जी से कहा कि देखिए, मेरा पेट बहुत निकल गया है, इस गाने की शूटिंग आखिर में करते हैं, तब तक मैं वज़न घटा लूँगा। चोपड़ा जी मान गए और संजीव ने डाइटिंग शुरू कर दी। पहले दिन उन्होंने सलाद व जूस लिया, पर संजीव कुमार तो ठहरे संजीव कुमार। जैसे ही चोपड़ा जी का टिफ़िन खोला गया तो उसमें फ़िश करी और चावल थे। खुशबू आते ही संजीव कुमार बोले, आज खा लेते हैं। ऐसा वो रोज़ करते, साथ ही कलाकारों का सारा टिफ़िन खा जाते थे। एक महीने के बाद शूटिंग शुरू हुई तो उनका वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मजबूरन चोपड़ा साहब को उनकी बढ़ी तोंद के साथ शूटिंग करनी पड़ी। ये गाना आज भी मील का पत्थर है और अक्सर सुना जाता है। चोपड़ा जी ने कई कलाकारों को मौका दिया। चोपड़ा जी की फिल्मों के मुख्य गायक महेंद्र कपूर जी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी लगभग हर फिल्म में महेंद्र कपूर जी का मौका दिया। यही नहीं, उन्होंने सबसे पहले आशा भोसले जी के टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म नया दौर के गाने उन्हीं से गवाए, जो कि सुपर हिट रहे। महेंद्र कपूर जी तो B.R. फिल्म्स का एक आइकन बन चुके थे। महाभारत सीरियल के लिए भी सभी टाइटल और सभी पोयम उनसे ही गवाई गई। हम सभी जानते हैं कि B.R. चोपड़ा जी सामाजिक मुद्दों को अपनी फिल्मों में ज़रूर दिखाते थे। ऐसा ही उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे पर मोदी सरकार से बहुत साल पहले बड़े पर्दे पर दिखा दिया था। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह 3 तलाक पर आधारित थी। फिल्म का नाम भी तलाक 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 था। फिर एक दिन चोपड़ा जी के एक मुस्लिम मित्र ने उन्हें समझाया कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष फिल्म देखकर अपने घर गया और उसकी पत्नी ने पूछा कि कौन सी फिल्म देखकर आए हो, तो वो क्या कहेगा, और अगर ये नाम बोलेगा तो उसका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तब चोपड़ा जी ने फिल्म का शीर्षक 3 तलाक से बदलकर निकाह कर दिया। ये फिल्म उस साल की सुपर डुपर फिल्म रही। फिल्म के गाने हर गली में सुने जा रहे थे और बल्कि आज भी सुने जाते हैं। सन 1987 में रामानंद सागर जी के सीरियल रामायण ने छोटे पर्दे पर धूम मचा रखी थी। यहीं से B.R. चोपड़ा जी को विचार आया हिंदू ग्रंथ और भारत के पुरातन इतिहास महाभारत का। चोपड़ा साहब जानते थे कि 3 घंटे की फिल्म में महाभारत को विस्तृत रूप से नहीं दिखाया जा सकता, जबकि टीवी पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर एपिसोड दर एपिसोड विस्तृत रूप से इस महाकाव्य को दर्शाया जा सकता था। ऐसे महाभारत सीरियल की रूपरेखा बनी। बाकी का इतिहास हम जानते हैं। रामायण के दौरान सड़कें सुनसान हो जाती थी, तो महाभारत में भी यही हाल था। बल्कि महाभारत के दौरान भारत में रंगीन टीवी की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई। सीरियल का एक एक सीन प्रमाणिक है। उनके बेटे रवि चोपड़ा जी ने इस सीरियल के लिए बहुत मेहनत की, तब कहीं जाकर ये प्रमाणिक सीरियल तैयार हुआ। सन 1962 में उन्हें कानून फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। 2004 में उन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। सन 1960 में कानून, 1961 में धर्मपुत्र,
1963 में फिल्म गुमराह, 1967 में हमराज फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। 1968 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। सन 2001 में ही इंडियन टेलीविज़न अकेडमी में अवार्ड में महाभारत सीरियल के लिए माइलस्टोन ऑफ इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से नवाजा गया। 5 नवंबर सन 2008 में 94 वर्ष की आयु में B.R. चोपड़ा जी का निधन हो गया। बेशक आज चोपड़ा जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी बनाई सामाजिक फिल्में आज भी मील का पत्थर है। आज के फिल्मकारों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि फिल्में सामाजिक जागरण का भी एक माध्यम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अपने दोस्त शीतल कुमार सोनी को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।